Hello friends, hope you are doing well. Welcome you all in my channel TRC Freak. आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप ITR 6 कैसे फिल कर सकते हैं। बहुत ही इजी स्टेप है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाकर ITR 6 के जावा यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ से हम फॉर्म डाउनलोड करते हैं, ये सारे फॉर्म्स है ITR 6। हम यहाँ से उसकी जावा यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेंगे। ITR 6 बेसिकली होता किस लिए है? ITR 6 इज फॉर कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11। कोई भी कंपनी ITR 6 फिल कर सकती है, बट कंडीशन क्या है कि उसको जो है वो सेक्शन 11 की जो एग्जेम्पशन है उसको क्लेम नहीं कर सकती। अगर वो सेक्शन 11 की एग्जेम्पशन को क्लेम करना चाहती है तो वो ITR 7 फिल करेगी। सेक्शन 11 बेसिकली होता है किस लिए? सेक्शन 11 जो रिलीजियस और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसके लिए होता है। ठीक है, तो हम ITR 6 फिल कर रहे हैं। ये फॉर्म है इसका पूरा। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस है, आपको जो इसको गो थ्रू करना है। जैसे कि सारे अमाउंट्स इंडियन रुपीज में होंगे और डेट का फॉर्मेट बता रखा है, और जो ग्रे फील्ड्स है वो जो है वो नॉन एडिटेबल होगी और ऑटो फिल्ड होगी, मतलब हम उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ओके, तो वो अपने आप ऑटो फिल होती जाएगी। जो हम आगे इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो जो उसकी ग्रे फील्ड्स होगी आगे बनी होगी वो ऑटो फिल होती जाएगी। ओके, फिर है कि इसमें ऐड और रीड रो का ऑप्शन दे रखा है, तो कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस है वो आपको जस्ट रीड करनी है। उसके बाद है होम पेज। होम पेज पे आपको एक ब्रीफ पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि आगे पार्ट किस किस चीज़ के पार्ट्स बने हुए हैं, उसका जैसे एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दे रखी है। तो आप इसको बस गो थ्रू कर लीजिए। अगर आपको पता है, आप पहले इसको भर चुकी है रिटर्न्स को, तो आपको इसको गो थ्रू करने की नीड नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है पार्ट ए, जनरल। इसमें क्या है? सबसे पहले आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन डालनी है। नेम, यहाँ पर आपको कंपनी का नेम डाल देना है, उसका पैन नंबर, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आपने बिजनेस कब स्टार्ट किया था उसकी डेट आ जाएगी। फिर यहाँ पर है इज देयर एनी चेंज इन द कंपनीज नेम, इफ येस प्लीज फर्निश द ओल्ड नेम। अगर कंपनी के नेम में कोई चेंजेस है, आपकी कोई कराया है, आपने कंपनी का नेम में कोई चेंज कराया है, तो अगर है तब भी आपको यहाँ पर ओल्ड नेम डालना है। ओके, फिर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पर डाल देनी है। सिन नंबर मिला होगा आपको एमसी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा आपको सिन नंबर प्रोवाइड किया गया होगा, वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद एड्रेस डालना है आपको, फ्लैट नंबर, डिस्ट्रिक्ट, डेट, एरिया, लोकेलिटी, स्टेट, जिप कोड। ओके, ये सब आपको डाल देना है। उसके बाद है टाइप ऑफ कंपनी, कैसी कंपनी है आपकी, डोमेस्टिक कंपनी या फिर फॉरेन कंपनी, वो यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद है इफ़ अ पब्लिक कंपनी, अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आप 6 सेलेक्ट करेंगे, और प्राइवेट कंपनी है तो आप 7 सेलेक्ट करेंगे। ओके, ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको डाल लीजिएगा। उसके बाद है फ़ोन नंबर, आपको यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर डाल लेना है, मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद जो सेकंड मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस है ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे डाल सकते हैं, अदरवाइज कंपलसरी नहीं है। फिर आता है फाइलिंग स्टेटस बताना है आपको। यहाँ पर आपको आपको रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है कि आप रेसिडेंट है या फिर नॉन रेसिडेंट है, वो यहाँ पर आप डाल देंगे। डोमेस्टिक कंपनी है तो ऑब्वियसली आप रेसिडेंट है, तो यहाँ पर ये ऑटो फिल हो चुका है। वेदर एक्सेसी इज ऑपरेट फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115 BA 115 BA, ये जो सेक्शंस है 115 BA, ये बेसिकली क्या है, ये स्पेशल टैक्स रिजाइम है फॉर वेरियस डोमेस्टिक कंपनीज। अगर आप जो है नॉर्मल टैक्स रेट ले रहे हैं तो आप इसको टिक नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद है इन द केस ऑफ नॉन रेसिडेंट, अगर आप नॉन रेसिडेंट है तो अगर कोई आपका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है इंडिया में तो उसके बाद डिटेल आप यहाँ पर दे देंगे। उसके बाद वेदर एक्सेसरी कंपनीज अंडर लिक्विडेशन के अंडर तो नहीं आ रही, तो आप यहाँ पर डाल देंगे। ओके, अगर आपने सैबी में अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो उसका सैबी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपके पास, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपका इस सब इंफॉर्मेशन आपको फिल नहीं करनी है तो आप इसको जस्ट स्किप कर देंगे, अगर आप इसके अंदर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो। अगर आपकी प्रोड्यूसर कंपनी है तो आप यहाँ पर इसको येस करके टिक कर देंगे। ओके, फिर अदर डिटेल्स आपको देनी है, वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव एक्सेस। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव एक्सेस से आपकी रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसकी डिटेल आपको देनी है, उनका नाम, कैपेसिटी, पैन नंबर, आधार नंबर, ये सब डिटेल आप उनकी दे देंगे। अगर नहीं कर रहा है तो जस्ट नो करके आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। फिर वेदर यू आर रिकॉग्नाइज स्टार्टअप बाय DPIIT, DPIIT मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। ओके,
फिर यहाँ पर आपको और डिटेल्स डालनी है, क्या वेदर लायबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44A, क्या 44AA के अंदर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, इफ़ येस तो येस कर देंगे, अदरवाइज नो। फिर वेदर एक्सेसिव डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर सेक्शन 44AE, बी, डबल पी, BPA और ट्रिपल बी, सिर्फ इसी में आपके जो एक्सेसिव जो इनकम डिक्लेयर कर रहा है वो इसी सेक्शन में कर रहा है, तो यहाँ पर डाल देंगे येस या नो में टिक कर देंगे। इफ़ नो, अगर हम नो सेलेक्ट करते हैं तो वेदर ड्यूरिंग द ईयर, उस साल में टोटल सेल, टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ बिजनेस एक्सीड 1 करोड़ पर, लेकिन क्या है अगर 5 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रही है लेकिन 1 करोड़ से एक्सीड है तो हम यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अगर इफ़ येस इज सिलेक्टेड एट 21A, अगर हम इसमें येस सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो जो वेदर एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव इंक्लूडिंग अमाउंट रिसीव फॉर सेल, जो टोटल हमारी रिसिप्ट होगी, टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट ऑन कैपिटल अकाउंट लाइक कैपिटल कंट्रीब्यूशन, लोन्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ सेड अमाउंट। तो जो हमारी जो कैश जो भी हमारी ग्रॉस रिसिप्ट होगी, जितनी भी हमारी रिसिप्ट होगी कैश में जो की गई होगी, वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, इफ़ येस इज सिलेक्टेड एट 21A, अगर हम इसमें येस सेलेक्ट करते हैं, वेदर एग्रीगेट ऑफ ऑल द पेमेंट्स मेड इंक्लूडिंग अमाउंट इंकर्ड फॉर एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल अकाउंट, अगर आप कैपिटल कोई अकाउंट में मतलब कैपिटल रिसिप्ट कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, रिसिप्ट कर रहे हैं, सच एज एसेट लिक्विडेशन, रीपेमेंट ऑफ लोन इन कैश, किस में कर रहे हैं, कैश में, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ सेड अमाउंट, तो आप इसमें टेक करेंगे। ओके, अगर वो 5% से ऊपर नहीं जा रहा है तो आप इस पर टिक करेंगे। विद लाइबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB, अगर 44AB के अंदर आप ऑडिट करने के लिए लाइबल है तो यहाँ पर येस कर देंगे। ओके, फिर इफ बी इज येस वेदर द अकाउंट हैज बीन ऑडिट बाय द अकाउंटेंट, अगर आपका अकाउंटेंट के द्वारा ऑडिट किया जा रहा है या फिर सीए के द्वारा भी किया जा रहा है तो उनकी डिटेल आपको यहाँ पर डाल देनी है। मैंशन द डेट ऑफ फर्निशिंग, ऑडिट रिपोर्ट किस दिन फर्निश की गई थी उसकी डेट आ जाएगी। उसके बाद नेम ऑफ द ऑडिटर, साइनिंग द ऑडिटर का नाम उनका मेंबरशिप नंबर, ऑडिटर का जो उनकी फर्म का नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा, प्रोवाइडर फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर उनका होगा वो यहाँ पर डाल देंगे और उनका पैन नंबर। ओके, यहाँ पर डालनी है डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, किस दिन ऑडिट रिपोर्ट आपने फर्निश करी है या सबमिट करी है उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। आर यू लायबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 92E, 92 के अंदर अगर ऑडिट करते हैं तो येस, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देंगे। ओके, तो ये था कुछ बेसिक डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी थी। अब आते हैं हम पार्ट ए जर्नल के 2 पेज पे। इसमें क्या है, सबसे पहले अगर आपके कोई होल्डिंग कंपनीज वगैरह है, आपने होल्डिंग्स कर रखी है, होल्डिंग का स्टेटस आपको यहाँ पर बताना है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे इफ एनी अदर। ओके, अगर कोई होल्डिंग कंपनी आपकी है, सब्सिडरी कंपनी है या दोनों है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी है, अगर नहीं है तो आप इफ एनी अदर पर यहाँ पर टिक कर देंगे। ओके, उसके बाद बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये सब अगर आपकी कोई डिटेल्स ऑफ अमलगेमेटेड डीमर्जर वगैरह अगर कुछ हुआ है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर दे देंगे। अगर इसके अंदर फॉलो नहीं करे तो आप ये पॉइंट्स आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको जो कंपनी के की पर्सन है उनकी डिटेल देनी है, उनका नेम, उनका डेजिग्नेशन क्या है। अगर मान लीजिए कि कंपनी में 2 डायरेक्टर है तो आपको 2 डायरेक्टर का नाम देना है। पहले की डिटेल देंगे, उनका पैन नंबर, आधार नंबर, उनका एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन नंबर और डिन नंबर, ये सब इसमें हम डाल देंगे। और उसके बाद दोबारा से हम ऐड पे क्लिक करके एक और जो हमारे डायरेक्टर है उनकी डिटेल हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद शेयर होल्डर्स, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स है उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। ओके, सेम वैसी सब नेम, पैन, आधार, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, सब उसमें डाल देंगे। फिर ऑनरशिप की इन्फॉर्मेशन इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, अगर कंपनी जो अनलिस्टेड है, पार्टिकुलर्स ऑफ नेचुरल पर्सन हु वर द अल्टीमेट बेनिफिशियल ऑनर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑफ शेयर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द वोटिंग पावर एट एनी टाइम ऑफ प्रीवियस ईयर, तो उसकी डिटेल जो है हम यहाँ पर डाल देंगे। इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी है, कोई फॉरेन कंपनी है, प्लीज फर्निश डिटेल्स ऑफ इमीडिएट पेरेंट कंपनी डिटेल हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी। इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी प्लीज फर्निश डिटेल ऑफ अल्टीमेट पेरेंट कंपनी है कोई, उसकी डिटेल भी हमें यहाँ पर देनी पड़ेगी। ओके, फिर नेचर ऑफ कंपनीज एंड इस बिजनेस, किस टाइप की कंपनी है और उसका बिजनेस कैसा है उसकी डिटेल देनी है। वेदर अ पब्लिक सेक्टर कंपनी एज डिफाइंड के पब्लिक सेक्टर कंपनी है तो यहाँ पर येस नो का ऑप्शन है आगे, उस पर हम टिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं सिलेक्ट करने के लिए। अभी हमने वहाँ प्राइवेट किया तो ऑब्वियसली पब्लिक नहीं है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नो हो चुका है। वेदर द कंपनी ओन्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन की जाती है कंपनी, येस और नो।
वेदर अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 40% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड, जिसमें जो है 40% नॉट कम से कम 40% जो शेयर्स है वो गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड किए गए हैं, तो उसकी डिटेल बता देंगे यहाँ पर। वेदर अ बैंकिंग कंपनी, अगर कोई बैंकिंग कंपनी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। वेदर अ शेड्यूल बैंक, बीइंग अ बैंक इंक्लूडिंग द सेकंड शेड्यूल टू रिजर्व बैंक को अंडर क्या आता है तो यहाँ पर आ जाएगा। वेदर कंपनी बीइंग अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी, एनबीएफआई, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। फिर वेदर कंपनी इज अनलिस्टेड, अगर लिस्टेड है ईपीएस प्लीज इंश्योर टू फिल द शेड्यूल एसएचआई एंड शेड्यूल एल1। फिर नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, इसमें से हम चूज कर लेंगे किस टाइप का बिजनेस आपका। फिश फार्मिंग है, फॉरेस्ट्री सर्विस, गैदरिंग ऑफ तेंदू लीव्स, ग्रोइंग, मैन्युफैक्चरिंग, या फिर रिटेलिंग का कोई बिजनेस है, तो हम उसमें से यहाँ पर जैसे हमें चूज करना है कि हमारा होलसेल रिटेल है या फिर किस टाइप का बिजनेस है, वो हम यहाँ पर चूज कर लेंगे। ओके, देन उसके बाद हम आएंगे पार्ट ए, बैलेंस शीट पे। जो आपने अपनी बैलेंस शीट एक्सेल यहाँ पर कहीं पर मेंटेन कर रखी होगी, ऑब्वियसली आपने एक्सेल में एक अलग से उसका फॉर्मेट करके बना रखा होगा, उसमें से हम इसमें यहाँ पर डाल देंगे। सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी की डिटेल आ जाएगी। शेयर होल्डर्स फंड कितना है, शेयर कैपिटल कितनी है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, वो यहाँ पर डाल देंगे। अगर कोई मनी रिसीव की गई है अगेंस्ट शेयर वारंट्स के लिए, तो यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, अलॉटमेंट की पेंडिंग नहीं हुई है, लेस देन 1 ईयर से पेंडिंग है या फिर मोर देन 1 ईयर से पेंडिंग है, उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। फिर है नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज अगर कोई है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स अगर कोई है तो उसकी डिटेल यहाँ पर डाल देंगे। फिर डेफर्ड पेमेंट लाइबिलिटीज, डिपॉजिट फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, अदर डिपॉजिट्स, लोन्स एंड एडवांसेज, तो ये अपने अकॉर्डिंग आप इसको फिल कर लीजिएगा। उसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के अलावा कोई जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है, जैसे ट्रेड पेबल्स, सिंडिकेटर्स वगैरह, वो यहाँ पर हम डाल देंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट्स। फिर है करंट लाइबिलिटीज, जिसमें आती है शॉर्ट टाइम बोरोइंग्स, वो यहाँ पर हम डाल देंगे। फिर आ जाएंगे ट्रेड पेबल, जो कि आउटस्टैंडिंग है मोर देन 1 ईयर, वो यहाँ पर आ जाएंगे। उसके अलावा अदर देन कोई करंट लाइबिलिटी आपकी है तो उसके बारे में हम डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हैं। ओके, मैं हर पॉइंट एक एक करके रीड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको जो शॉर्ट में गो थ्रू करके बता रही हूँ कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स दे रखे हैं। फिर यहाँ पर आपको जब हम लाइबिलिटीज़ का पोर्शन फिल कर लेंगे, देन आपको असेट का सारी डिटेल्स जाननी है। सबसे पहले नॉन करेंट असेट क्या क्या है, फिक्स असेट, टेंजिबल असेट कौन से हैं, उसकी जो अमाउंट है ग्रॉस में, टोटल जितने असेट होंगे उन सबको टोटल करके उसकी वैल्यू आप ग्रॉस ब्लॉक में डाल देंगे। फिर उस पर डिप्रिसिएशन कितना लगा है, सबका डिप्रिसिएशन ऐड करके उसकी वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे। अगर कोई इसमें इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है तो शेड्यूल यहाँ पर डाल देंगे, नहीं हुआ तो वापस जो नेट ब्लॉक में है, ग्रे फील्ड है, इसमें ऑटोमेटिकली फेल होके वो आ जाएगा, मतलब ग्रॉस ब्लॉक में सेपरेशन ऑलरेडी माइनस होके अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है आपके पास तो उसकी डिटेल यहाँ पर डाल देंगे, उसकी ग्रॉस ब्लॉक, एमोटाइजेशन, इम्पेयरमेंट लॉसेज अगर कोई है। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगर कोई, तो उसकी डिटेल यहाँ पर डाल देंगे। अगर कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कर रखी है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में या फिर इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, सबकी डिटेल हम यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो यहाँ पर डाल देंगे। गवर्नमेंट और ट्रस्ट सिक्योरिटीज में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो यहाँ पर डाल देंगे। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर या बॉन्ड्स में कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, म्यूचुअल फंड में, पार्टनरशिप फर्म में, तो जो जिस भी टाइप के आपने इन्वेस्टमेंट कोई कर रखी है उसकी डिटेल आप सारी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद है लॉन्ग टर्म लोन्स या एडवांसेस आपने कोई ले रखी है, कैपिटल एडवांसेस, सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर कोई अदर लोन्स एडवांसेस आपने ले रखे हैं तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद अदर नॉन करेंट एसेट, इसके अलावा कोई और नॉन करेंट एसेट आपके हैं जैसे लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल, सिक्योर्ड हो या फिर अनसिक्योर्ड हो, वो यहाँ पर आप डाल देंगे, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर है करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट के बाद हम करंट एसेट की डिटेल डालेंगे, जैसे कि करंट इन्वेस्टमेंट कोई आपने करी है लिस्टेड इक्विटीज़ में या फिर अनलिस्टेड इक्विटीज़ में। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के बाद इन्वेंट्रीज कितना है, रॉ मटेरियल कितना पड़ा है, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, फिनिश गुड कितना है आपका, मतलब क्लोजिंग स्टॉक वगैरह, वो सब यहाँ पर आप डाल देंगे। लूज टूल्स कुछ पड़ा है तो अगर कोई अदर आपका इसमें ऑप्शंस नहीं दे रखा तो आप अदर्स में उसको डाल सकते हैं। फिर ट्रेड रिसीवेबल आप यहाँ पर डाल देंगे, सैनिटाइजर्स की डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बैलेंस विद बैंक में कितना बैलेंस पड़ा है आपके पास, चेक कोई ड्राफ्ट इन हैंड है तो यहाँ पर डाल देंगे, और कैश इन हैंड कितना है सारे आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ये सारे जो कॉलम्स है वो सेम आईटी 3 की तरह ही बने हुए हैं,
मैंने ID3 की पार्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको एक बार उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट सिमिलर है बिल्कुल उसमें से ही, बिल्कुल उसकी जैसे। ओके, उसकी बाद टोटल करंट एसेट यहाँ पर निकल आएगा, टोटल एसेट यहाँ पर निकल आएगा। ऊपर टोटल लायबिलिटी निकल आई थी, यहाँ पर टोटल एसेट निकल आएगा। ये आपका बैलेंस शीट का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर ये पार्ट बैलेंस शीट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, ये हम इसको स्किप कर देंगे, हमें ये फिल नहीं करनी है। फिर अगर मैन्युफैक्चरिंग कोई कंपनी है तो ये वाला जो पार्ट है उसको फिल करेगी कि उसका कितना ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है, परचेज कितनी है, डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसको ये वाला जो है पूरा पार्ट जो है फिल करना है। उसके बाद हम आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पे। सबसे पहले इसमें हमें डालनी है अपनी सेल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हमारी सेल कितनी है, सेल ऑफ गुड्स से कितनी है और सर्विस से कितनी है, वो यहाँ पर हम डाल देंगे। देन अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, और कोई और आपकी रेवेन्यू करने का मतलब सेल आपकी जनरेट करने कोई और अगर कोई वे है तो उसकी डिटेल हम यहाँ पर डाल सकते हैं। ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। देन ड्यूटीज टैक्सेस रिसीव्ड और रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस सोल्ड, अगर कोई आपने गुड्स सर्विस बेचे हैं उसके अगेंस्ट में आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस रिसीव्ड हुआ है तो उसकी डिटेल हम यहाँ पर डाल देंगे। फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड कितना है, ओपनिंग स्टॉक कितना है और परचेज कितना है। ये सब डालने के बाद आप यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस डाल देंगे कि आपका कैरेज इनवर्ड कितना है और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना है। अगर आपके डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है तो हम यहाँ पर डाल देंगे। इसके अलावा कैरेज इनवर्ड और पावर एंड फ्यूल के अलावा जो भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है आपको उसको यहाँ पर मेंशन करना होगा। यहाँ पर आप उसका नेम डालेंगे और यहाँ पर उसका आप अमाउंट डाल देंगे। फिर ऐड करके इसमें आप और ऑप्शन क्रिएट करके बाकी सारे जो आपके डायरेक्ट एक्सपेंस बचेंगे वो आप इसमें मेंशन कर देंगे। ओके, उसके बाद ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड और पेबल रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, अगर कोई परचेज किया है उसके अगेंस्ट हमें ड्यूटीज एंड टैक्सेस पेड किए हैं या फिर पे करने हैं तो उसको आप यहाँ पर डाल देंगे। देन आपका ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ से अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट होने के बाद वो जो है P&L में ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। फिर हम P&L फिल करेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ग्रे फील्ड है मतलब आपको फिल नहीं करनी है, ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। फिर इनके अलावा अगर कोई आपकी अदर इनकम है जैसे रेंट, कोई आपको कमीशन या फिर डिविडेंड इनकम कोई रिसीव्ड हो रही है, इंटरेस्ट इनकम कोई रिसीव हो रही है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर कोई ऐसी इनकम है जिसका नेम यहाँ पर मेंशन नहीं है तो एनी अदर इनकम में आप उसका नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई अलग से कमीशन आती है या फिर कुछ और भी इनकम है आपकी तो आप उसका डिटेल यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ का टोटल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको डालना है यहाँ पर कैरेज आउटवर्ड, कोई कैरेज आउटवर्ड है आपका तो यहाँ पर डाल देंगे। फिर पावर एंड फ्यूल, अगर इंटरनेट एक्सपेंस में आपकी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस दिखा रखा है आपने तो उसके लिए हम यहाँ पर उसका जो अमाउंट है वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर कोई रेंट वगैरह जो है वो यहाँ पर डाल देंगे। रिपेयर्स टू बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग रिपेयरिंग के कोई चार्जेस आपने पे किए हैं या मशीनरी रिपेयरिंग के कुछ चार्जेस पे किया तो यहाँ पर डाल देंगे। फिर अगर कोई आपने एम्प्लॉयज़ को कॉम्पनसेशन दिए जैसे कि सैलरीज वगैरह आपने प्रोवाइड करी, आपकी कंपनी ऑब्वियसली आपने सैलरीज प्रोवाइड करी होगी अपने एम्प्लॉयज़ को तो उसकी डिटेल हम यहाँ पर डाल देंगे। फिर बोनस अगर आपने कोई पे किया है पूरे साल में तो हम यहाँ पर डाल देंगे डिटेल। इम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, अगर मेडिकल एक्सपेंसेस आपने कोई प्रोवाइड किया अपने एम्प्लॉयज़ को, लीव इंकैशमेंट, लीव ट्रेवल बेनिफिट, कंट्रीब्यूशन टू द अप्रूव सुपरएनुएशन फंड, कंट्रीब्यूशन टू द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, तो जो भी आप इनमें से जिस भी पार्ट के अंदर आप फॉल करते हैं उसकी डिटेल आप यहाँ पर डाल देंगे। ओके, ये आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है। उसके बाद आता है कोई अपने इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करे कि एम्प्लॉयज़ को मेडिकल इंश्योरेंस या फिर लाइफ इंश्योरेंस है या फिर की मैन इंश्योरेंस है। ठीक है, तो इसकी डिटेल हम यहाँ पर डाल देंगे। देन है स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, मतलब जो आप अपने स्टाफ को चाय वगैरह या फिर कुछ और भी अगर आप कुछ स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो उसका भी जो खर्चा होता है पूरे स्टाफ का जो वेलफेयर एक्सपेंस है वो उसमें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर उसके अलावा अगर कोई एंटरटेनमेंट एक्सपेंस प्रोवाइड करते हैं या फिर कॉन्फ्रेंस, सेल, प्रमोशन, अगर कोई प्रमोशन किया आपने, कोई पब्लिसिटी करी अदर एडवर्टीजमेंट को छोड़ के अपनी कंपनी की कोई सेल की कोई प्रमोशन करी है तो उसके अमाउंट हम यहाँ पर डाल देंगे। ओके, फिर अगर कोई कमीशन पेड किया आपने, पेड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर करी और पेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर करी है टू नॉन रेसिडेंट को अदर देन कंपनी और फॉरेन कंपनी, या फिर किसी और कमीशन पे करिए थ्रू अदर्स में आप यहाँ पर उसकी डिटेल डाल सकते हैं।
फिर अगर कोई रॉयल्टी पे करिए तो इसमें आ जाएगी। प्रोफेशनल कंसल्टेंसी फीस अगर हमने ऑब्वियसली दी ही होगी अपने अकाउंटेंट को या फिर सीए को, आपने जो कंसल्टेंसी फीस प्रोवाइड करी है तो सीधा आप यहाँ पर दे देंगे। टू अदर्स में आप डाल सकते हैं, अगर आप पेड आउटसाइड इंडिया और पेड इन इंडिया तो नॉन रेजिडेंट के अलावा अगर आप किसी को पे कर रहे हैं, रेजिडेंट को पे कर रहे हैं, तो टू अदर्स में आप उसकी जो अमाउंट है वो डाल देंगे। उसके बाद होटल्स, बोर्डिंग एंड लॉजिंग, ट्रैवल एक्सपेंसेस, अगर कोई फॉरेन ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं आप, तो लोकली कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो उसके एक्सपेंस जो हो रहे होंगे वो यहाँ पर डाल देंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि वो जो ट्रैवलिंग आप कर रहे हो वो आपकी बिजनेस रिलेटेड ही होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा कोई फॉरेन ट्रैवलिंग एक्सपेंस है तो उसको अलग से डिटेल दे रखिए, यहाँ पर आप डाल सकती हैं। कन्वेंस एक्सपेंस जो भी लग रहा है आपका पूरे साल में कंपनी के लिए जो यूज़ किया जा रहा है उसका डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। फिर टेलीफोन एक्सपेंस यहाँ पर आ जाएगा। क्लब एक्सपेंसेस कोई प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी डिटेल आ जाएगी। फेस्टिवल कोई सेलिब्रेट किया गया है उसमें कोई आपका खर्चा आया है तो यहाँ पर डाल देंगे। फिर गिफ्ट, डोनेशंस, एसेट्रा, ये सब आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद है कोई ऑडिट फीस, अगर आपकी कंपनी की ऑब्वियसली ऑडिट तो होती होगी, अगर कोई बड़ी कंपनी है तो ऑडिट होगी होगी, तो उसकी ऑडिट फीस जो आप पे करेंगे अपने सीए या फिर एडवोकेट जिसको भी, तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल, यहाँ पर जो अमाउंट आप पे करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके अलावा कोई एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कोई आपके एक्सपेंसेस है जो कि आप ऊपर कवर नहीं हुए हैं, ऑब्वियसली और भी एक्सपेंसेस होते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं, तो आप यहाँ पर उसकी डिटेल डाल सकते हैं। ओके, उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेप्ट, मतलब जो डेप्रिसिएशन वगैरह है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, उसकी डिटेल हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपका जो है नेट प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होने के बाद यहाँ से आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इंडियन एक्सेस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है तो इसमें आएंगे। ट्रेडिंग है तो इसमें ये हमको फिल नहीं करना है, इसलिए मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। ये सेम है, बस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। फिर है पार्ट ए, अदर इंफॉर्मेशन है। ये सब आप जो है ग्रे फील्ड से ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये मैंडेटरी है, लायबल टू फॉइड अंडर, अगर आप 44AB के अंदर अवॉइड कर रहे हैं तो आपको यहाँ जो है अदर इंफॉर्मेशन देनी कंपलसरी है। जैसे सबसे पहला है मेथड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर, आप कौन सा मेथड, अकाउंटिंग का मेथड यूज़ कर रहे हैं, मर्केंटाइल या फिर कैश, वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद इज देयर एनी चेंज इन द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, क्या मेथड ऑफ अकाउंटिंग में कोई चेंज हो रहा है, अगर हो रहा है तो येस, अदरवाइज नो पे टिक कर देंगे। अगर कोई क्या कहते हैं इंक्रीज इन द प्रॉफिट और डिक्रीज इन द लॉस बिकॉज ऑफ डेविएशन इन ICDS के अकॉर्डिंग अगर कोई आपके अप एंड डाउन आते हैं बिजनेस में तो आप यहाँ पर उसको डाल सकते हैं। ठीक है, फिर मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर, कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हैं वो स्लेब चूज कर लेंगे। रॉ मटेरियल कितना, इफ एट कॉस्ट मार्केट रेट विच एवर इज लेस देन राइट वन इन केस, मतलब ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप फिल करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और जो ग्रे फील्ड है जो मतलब जरूरी करनी होती है वो ऑटोमेटिकली इसमें फिल हो जाएगी। ओके, तो एक बार जैसे आपको उसको गो थ्रू कर लीजिए, इनकेस आपको इन्फॉर्मेशन डालनी होती है तो आप डाल लीजिएगा। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है इस फॉर्म में जो आपको समझ नहीं आ रही है और मैंने भी अभी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं उसको आपको अलग से बता दूंगी। लेकिन एक एक पॉइंट करके बताऊंगी तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। फिर है पार्ट ए, क्वांटिटेटिव डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। मैंट्री है, इफ लाइबल फॉर ऑडिट अंदर 44AB के अंदर अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो आपको डालनी है। मान लीजिए आपकी जो मतलब इसमें आपको स्टॉक डिटेल्स डालनी है अपनी, जो ट्रेडिंग कंसर्न है तो यहाँ पर आ जाएगा। आइटम का नेम कितना है, यूनिट कितना, ओपनिंग स्टॉक कितना था, परचेज कितनी करी और सेल कितनी करी पूरे साल में, और क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा और शॉर्ट एंड एक्सेस कितना हुआ वो यहाँ पर डिटेल डाल देंगे। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो यहाँ पर आ जाएगी रॉ मटेरियल के केस में, और फिनिश प्रोडक्ट है तो यहाँ पर आ जाएगी। यह आपको फिल करना कंपलसरी है, आप इसको फिल कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ कंपनी अंडर लिक्विडेशन, अगर लिक्विडेशन के अंदर कोई कंपनी आती है तो उनको ये वाला पार्ट भी फिल करना कंपलसरी है। ओके, उसके बाद है शेड्यूल HP, मतलब इनकम, डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी उसकी डिटेल हम यहाँ पर आ जाएगी। जैसे एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी 1, पहली अगर की एक प्रॉपर्टी है तो उसका एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा, कौन सी स्टेट में है उसका पूरा एड्रेस, को ओन्ड है तो ये यस, अदरवाइज नो। कितनी ग्रॉस रिसिप्ट आती है पूरे साल में, कितना रेंट वगैरह आता है, ये सब आप इसमें डाल सकते हैं डिटेल। ठीक है, अगर आपकी कोई हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो आप इसको स्किप करिएगा। बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम होती है तो इस पार्ट में आपको फिल करनी है। ठीक है, 44A, P, BBA, BBB,
ये सब इसमें आप फिल कर सकते हैं। अगर कोई आपकी इनकम वगैरह हो रही है, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज से, तो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर है शेड्यूल DPM, मतलब डेप्रिसिएशन, आपका जो डेप्रिसिएशन आपने लगाया होगा प्लांट एंड मशीनरी पे, मतलब अब जो डेप्रिसिएशन का कॉलम है ये मेन है, आपको ये तो फिल करना ही करना है। अब आपको सेपरेट इन कॉलम्स में आपको दिखाना है कि प्लांट एंड मशीनरी पे और फर्नीचर पर अलग अलग कितना कितना डेप्रिसिएशन लगा है, उसमें उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डाल देना है। सबसे पहले आपको रिटन डाउन वैल्यू डाल देनी है। ये आपको देखिए ऊपर परसेंटेज दिखा रखे हैं कि जो आपका एसेट है वो किस ब्लॉक के अंदर फॉल करता है। जैसे 15% के अंदर करता है तो यहाँ डाल लेंगे, 30 में करते तो यहाँ, 40 में करते तो यहाँ, 45 में करते तो यहाँ। जैसे मान लीजिए कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे 40% डेप्रिसिएशन लगता है, तो हम उसकी जो प्लांट एंड मशीनरी के अंदर आता है ना वो, तो हम यहाँ पर उसका अमाउंट डाल देंगे। ओके, ऐसी कुछ और है तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल सकते हैं। यहाँ डालेंगे रिटन डाउन वैल्यू, फिर ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट होके नीचे जो ग्रे फील्ड है ऑटोमेटिकली फिर हो जाएगी, आपको डालने की नीड नहीं पड़ेगी। उसके बाद है डेप्रिसिएशन DOA, मतलब डेप्रिसिएशन अदर एसेट। इसके अलावा जो एसेट है जैसे कि मान लीजिए लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग्स, इंटेंजिबल एसेट या फिर शिप, इस पर जो परसेंटेज लगती है वो आप यहाँ पर उसकी रिटन डाउन वैल्यू डालेंगे तो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगा। मान लीजिए आपका फर्नीचर फिटिंग से 10% उसका चार्ज है, तो 10% उस पर कट जाएगा, रिटन डाउन वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली जो वो कैलकुलेट होकर यहाँ पर अमाउंट ग्रे फील्ड्स में आ जाएगी। ठीक है, जब ग्रे फील्ड्स में अमाउंट आएगी तो प्लीज एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। फिर है शेड्यूल DEP, ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा जब आप ये शेड्यूल DPM और DOA फिल करेंगे। तो DEP मतलब डेप्रिसिएशन, जो एसेट का डेप्रिसिएशन है ऑटोमेटिकली वाले जो फील्ड्स है ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। ये देखिए सारी ग्रे है, मतलब अभी ऑब्वियसली आपको यहाँ से देखिए पता लग रहा होगा कि ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। ओके, फिर है DCG, मतलब कैपिटल गेन्स पे कोई डीम्ड कैपिटल गेन्स है, अगर सेल ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट के ऊपर कोई डीम्ड कैपिटल गेन आपको हो रहा है तो यहाँ पर शेड्यूल डाल देंगे। फिर है शेड्यूल ECESR, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, अगर आप कोई कर रहे हैं अंडर सेक्शन 35, 35CCC और CCCD, जिस सेक्शन में आप फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप डिटेल डाल लीजिएगा। फिर है शेड्यूल कैपिटल गेन्स, अगर कोई आपको कैपिटल गेन हो रहा है, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, उसकी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, ये सेक्शन के अंदर ऑप्शन दे रखे हैं, आप इसके अकॉर्डिंग अपने सेक्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद है शेड्यूल 112A, फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर इन द कंपनी और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच STT इज पेड अंडर सेक्शन 112A। तो उस डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। कोई भी शेयर यूनिट आपने एक्वायर करी है ऑन बिफोर 31 जनवरी 2018 से पहले करी थी तो यहाँ उसकी डिटेल डालेंगे, अगर इस 31 जनवरी 2018 के बाद करी तो नीचे उसकी डिटेल डाल देंगे। ओके, फिर है शेड्यूल 115AD फॉर नॉन रेसिडेंट फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी यूनिट, वही सेम है लेकिन किसके लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए। ओके, 112 रेसिडेंट के लिए था और नॉन रेसिडेंट के लिए। फिर है शेड्यूल OS, मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अगर कोई इनकम हो रही है आपको तो क्रॉस इनकम चार्जेबल टू टैक्स एट नॉर्मल एप्लीकेबल रेट्स, तो यहाँ पर उसकी डिटेल मतलब जो आपने पीछे फिल करी होगी ना तो वहां से ऑटोमेटिकली फिल होकर यहाँ पर आ जाएगा। इनका अगर कोई इनकम चार्जेबल है स्पेशल रेट्स पे तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। ये आपको फिल करने की नीड नहीं है, एक बार बस इसको देख लीजिएगा। ये जो आपने पीछे जो आपने कॉलम्स फिल किए हो उससे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ओके, बट तब भी एक बार आपको देखना जरूरी है। फिर है डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस, अगर सेट ऑफ करंट ईयर के लॉसेस सेट ऑफ करने के बाद जो इनकम डिटेल है वो यहाँ पर सारी आपको शो हो जाएगी। ठीक है, ग्रे फील्ड ऑटोमेटिकली सारी फिल हो जाएगी। फिर है शेड्यूल BFLA, डिटेल्स ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ अर्लियर ईयर्स की कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएगी। फिर है शेड्यूल CFL, मतलब डिटेल ऑफ लॉसेज टू बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर टू फ्यूचर ईयर्स को, अगर कोई ऐसे लॉसेज है आपने जो आगे फॉरवर्ड करे हैं तो उस डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है, मतलब आगे फ्यूचर टाइम में आप उसको पे करेंगे तो। फिर है शेड्यूल UD, अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है लॉयबल अंडर सेक्शन 35। फिर है शेड्यूल ICDS, अगर आप इनकम कंपटीशन डिस्क्लोज स्टैंडर्ड में कोई आपके अंडर फॉल कर रहे हैं तो शेड्यूल आप यहाँ पर डाल देंगे। देन है शेड्यूल 10AA, डिडक्शन अंडर कोई आप अगर आप जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर कोई डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल देंगे। फिर है डिटेल ऑफ डोनेशन एंटाइटल्ड फॉर डिडक्शन, ये ATG में मतलब आपने कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को कोई आपने
डिडक्शन मतलब कोई डोनेशंस वगैरह करिए तो आप इसमें आप क्लेम कर सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले है डोनेशन एंटाइटल फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट। क्वालिफाइंग लिमिट के बिना अगर आप 100% डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाल देंगे। डोनी का नाम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड, पैन नंबर, ये सब आ जाएगा और कितना अमाउंट दिया आपने, कैश में कितना दिया, अदर मोड में कितना दिया, सारी डिटेल आ जाएगी। अगर 50% के लिए एंटाइटल है तो यहाँ पर आ जाएगा। अगर डोनेशन एंटाइटल फॉर 100% डिडक्शन विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट के साथ है तो यहाँ पर आ जाएगी, और विदाउट क्वालिफिकेशन लिमिट के साथ है तो नीचे आ जाएगा। ओके, ये जरूर देखिएगा। अगर क्वालिफाइंग लिमिट आपको पता नहीं है तो पहले इसकी बारे में इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डाल लीजिएगा। क्वालिफाइंग लिमिट के साथ यहाँ डालना है और विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट के साथ ऊपर वाले कॉलम्स में। ओके, फिर है ATGGA, मतलब साइंटिफिक रिसर्च में आपने कोई डोनेशन वगैरह करी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। वही सेम, डोनी का नाम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पेन नंबर, पैन ऑफ डोनी, कितना अमाउंट की कैश में और कितना अमाउंट की है अदर सोर्सेज में। फिर शेड्यूल RA है, आर डिटेल ऑफ डोनेशन रिसर्च एंड एसोसिएशन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35(1), 35(1)A। साइंटिफिक रिसर्च वगैरह में फॉलो करते होंगे तो इसको चेक कीजिएगा, अदरवाइज इसको स्किप कर लीजिएगा। फिर शेड्यूल C6 से ये जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 6A के अंदर आपकी जो डिडक्शन जो ATG डोनेशन जो आपने वहाँ फिल करेंगे वो ऑटोमेटिकली फिल होगी, यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे ही साइंटिफिक रिसर्च की जो आपने फिल करी होगी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। मतलब आपको यहाँ पर ऑलरेडी जो आपने फिल पीछे कॉलम्स में करी होगी वो यहाँ पर आपको उसका पूरा शॉर्ट में दिख जाएगा। फिर है शेड्यूल SI, इनकम चार्जेबल टू इनकम टैक्स है। स्पेशल डेट्स पे कोई इनकम आपकी चार्जेबल है तो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस पे कोई आपको प्रॉफिट एंड गेन हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे 1 स्मॉल टर्म कैपिटल गेन्स ऑन शेयर्स वेयर STD पेड की गई है तो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑन अदर्स पे किया गया तो यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। 20% उसका स्पेशल रेट है। ओके, तो उनकी इनकम जो भी होगी वो उसकी इनकम डिटेल आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर एग्जाम्प्ट इनकम कोई है तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पर डाल देंगे। जैसे कि इंटरेस्ट इनकम अगर कोई आती है आपकी, डिविडेंड इनकम कोई आ रही है, एग्रीकल्चर रिसिप्ट कोई हो रही है, आपको एग्रीकल्चर का खेती बाड़ी का काम करते हैं वहाँ से इनकम हो रही है तो यहाँ पर डाल देंगे। इन केस नेट एग्रीकल्चर इनकम फॉर द ईयर एक्सीड 5 लाख से ऊपर है तो यहाँ पर इसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ओके, फिर है जो आपके इनकम है पास थ्रू इनकम डिटेल्स फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट फंड के थ्रू कोई इनकम हो रही है तो यहाँ पर आ जाएगी। कुछ तो ऐसी कुछ ये बेसिक पार्ट्स बटे हुए हैं, अगर आप इसके अंदर फॉलो कर रहे होंगे तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत बड़े जो आइटर का इसका फॉर्म है बहुत बड़ा है, तो जिसके अंदर आप फॉलो कर रहे होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको रीड कर लीजिएगा। उसके बाद जो मेन आएगा फिर आपको आना है शेड्यूल GST पे। यहाँ पर आपको आपका GST नंबर डालना है और आपकी एनुअल सेल कितनी है उसकी वैल्यू यहाँ पर आप डाल देंगे। फिर है ब्रेकअप ऑफ पेमेंट्स, अगर कोई पेमेंट करी आपने रिसीव करी है फॉरेन करेंसी में तो यहाँ पर आ जाएगी। ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, हर कोई नहीं करता है। अब आते हैं हम पार्ट B पे। जो आपने पीछे सारा फिल किया होगा इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपकी जो टोटल इनकम है वो कंप्यूट हो जाएगी। वहाँ से ऑटो फिल होकर यहाँ पर आपकी जो है ऑटो फिल हो जाएगी। डिडक्शंस कितना क्लेम किया, कितनी इनकम है, किस पार्ट के अंदर है वो सब यहाँ पर आ जाएगा। अगर अदर इनकम में है तो कितना है, कैपिटल गेन्स है तो कितना है, वो सब यहाँ पर कैलकुलेट होके आपकी इनकम यहाँ से कैलकुलेट होके आ जाएगी। फिर आती है पार्ट B TTI, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अगर कोई आपकी लायबिलिटी बन रही होगी इनकम पे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी कि ये सब कैलकुलेट होने के बाद टैक्स पेबल आपको कितना बना वो आपका यहाँ पर आपको दिख जाएगा। फिर ये TDS और TCS के फॉर्म्स है, ये आपको आगे अभी आएंगे, इसके बाद आएंगे, वहाँ से आपको फिल करना है। वहाँ फिल करने के बाद यहाँ पर आपका ये ऑटो फिल हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगर आपका रिफंड बन रहा होगा तो ये 12 पॉइंट में आपका रिफंड जो है आपको शो हो जाएगा जब आप पूरा फॉर्म इसको फिल कर लेंगे। उसके बाद फिर है डू यू हैव अ बैंक अकाउंट इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट क्लेमिंग रिफंड विद नो बैंक अकाउंट इन इंडिया मे सिलेक्ट नो। अगर जो है नॉन रेजिडेंट है क्लेम रिफंड क्लेम करते हैं विद नो बैंक अकाउंट इन इंडिया वो नो सेलेक्ट करेंगे। ओके, फिर जो बैंक अकाउंट है जिसमें आप अपना रिफंड लेना चाहते हैं उसकी डिटेल आप यहाँ पर डाल देंगे। उसका IFSC कोड, बैंक का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा जैसे आप IFSC कोड डालेंगे। फिर अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टिक करना ज़रूरी है अगर आप इसमें रिफंड लेना चाहते हैं तो। अगर आप इसमें रिफंड नहीं करेंगे तो ये फॉर्म फिल ठीक से नहीं होएगा। ओके,
फिर अगर कोई आपने एडवांस टैक्स या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे कर रखा है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पर डाल देंगे। उसका BSR कोड मिला हुआ आपको, अगर हम एडवांस टैक्स पे करते हैं तो हमें BSR कोड वहाँ से हमें मिल जाता है उसके चालान से, तो हम यहाँ पर डाल देंगे। किस दिन आपने डिपॉजिट किया था वो आ जाएगी, उस चालान का सीरियल नंबर क्या है और कितना अमाउंट है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको डालनी TDS की डिटेल, फॉर्म सेक्शन A से सेक्शन B C D, उससे आपको जो TDS की डिटेल आपको मिल जाएगी वो आप यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। किसके लिए TDS क्लेम करना है, सेल्फ के लिए या फिर अदर पर्सन के लिए, वो यहाँ पर डाल देंगे। देन पैन नंबर, आधार नंबर, उसके बाद कितना TDS डिडक्ट हो रहा है उसकी सारी डिटेल आ जाएगी, ओन हैंड में कितना है, ये सब आप करने के बाद TDS किस सेक्शन के अंडर आएगा वो यहाँ पर आपको टिक करना है कि किस हेड ऑफ इनकम से आपको TDS जनरेट हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको देनी है TCS की इंफॉर्मेशन, इसके बाद टैक्स कलेक्टेड सोर्स की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी है अगर है तो, अदरवाइज छोड़ देंगे इसको भी। अगर TCS कोई आप टैक्स कलेक्टेड सोर्स की कोई डिडक्शंस है, डिटेल्स अगर है आपके पास तो आप उसको यहाँ पर डाल देंगे। कलेक्टर का नाम डालना है यहाँ पर और कितना अमाउंट है ये सब इसमें डाल देंगे। सबसे लास्ट में है वेरिफिकेशन, आई और यहाँ पर नाम आ जाएगा, फुल नेम, ब्लॉक लेटर्स में आपको नाम लिखना है, सन या डॉटर ऑफ यहाँ पर डाल देंगे। Solomon declared that to the best of my knowledge and belief, the information given in the return and schedules there to correct and complete and is in accordance with the provision of income tax return 1961. Further declare I am making returns in capacity of my own। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे कि आप कौन डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर, रिप्रेजेंटेटिव एक्सेसिव प्रिंसिपल ऑफिसर या ऑथराइज सिग्नेटरी, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग उसको यहाँ पर चूज कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको पैन नंबर डाल देना है, डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ ही जाएगी। तो ये पूरा फॉर्म है, ये बहुत ही बड़ा फॉर्म है, आप अपने अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है वो आप कर लीजिएगा। जैसे मैंने पहले बताया था, अगर इनकेस कोई दिक्कत आती है आपको बीच में तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका वहीं पर रिप्लाई कर दूंगी। इस फॉर्म में एक और चीज़ है जो हमने जनरल इंफॉर्मेशन हमने फिल करी थी, अगर हम उसको ऐसे फिल नहीं करना चाहते और हमने पहले जो आईडी वगैरह भर रखी है तो हम प्री फिल करके भी वो इन्फॉर्मेशन हम ऑटोमेटिकली इसमें फिल कर सकते हैं, ओके। तो ये पूरा फॉर्म भर फिल करने के बाद आप सेव ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जो भी आपके अगर कोई बीच में दिक्कत आई होगी या फिर कोई आपने पॉइंट छोड़ दिया होगा जो फिल करना कंपलसरी था, वो सारे पॉइंट्स जो है इस साइड पे आपको शो हो जाएंगे। वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करने होंगे। वो क्लियर करने के बाद जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे, अगर सारे पॉइंट्स आपने फिल कर दिए होंगे तो यहाँ से आप XML फाइल जनरेट कर लेंगे। XML फाइल जनरेट करने के बाद आपको जो अपलोड करनी होगी इनकम टैक्स पोर्टल पे, ओके। तो ये था पूरा प्रोसेस ITR 6 फॉर्म फिल करने का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।